डेप्रिसिएशन, तो हमने इस चीज़ पर मैं पिछली दफ़ा स्टॉप करा था। तो डेप्रिसिएशन में पढ़ा, आपको बता रहा था कि डिप्रिसिएशन इज़ अ मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से डिप्रिसिएशन करना ज़रूरी होता है कि आपने कोई भी जो एसेट लिया है उसको आप इस्तेमाल करके उस अपनी कमाई करते हैं, लेकिन जब वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप वो चीज़ ऐसा होता है उसकी वैल्यू घट रही है, कम हो रही है, उसमें वेयर एंड टेयर हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दी गाड़ी की, आप एक रिक्शा वाला जो है वो रिक्शा जो लेता है तो ज़्यादातर रिक्शा चला के वो अपनी कमाई करता है, तो रेवेन्यू अर्न करता है वो, सही है। लेकिन जब रेवेन्यू अर्न कर रहा है तो उसी से जब वो रिक्शा जब चला रहा है तो ज़्यादातर रिक्शा चलाने में ज़्यादा बात है कि उसका वो रिक्शा जो है उसमें उसमें तोड़ फोड़ एक तरह समझ लें हो रही है, वेयर एंड टेयर हो रहा है, जैसे मशीन इस्तेमाल होती है उसकी लाइफ घट रही है, सही है। तो उसको एक मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि जिस महीने में जिस पीरियड में आपने उस मशीन को इस्तेमाल करके कमाई करी है उसी महीने में उससे रिलेटेड जो उसकी उस चीज़ की मशीन की वैल्यू घटी है, कम हुई है, उसको आप खर्चे के तौर पे रेवेन्यू से साथ एक्सपेंस मैच करें। ओके, इट्स अ मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से। सो इट्स अ कॉस्ट एलोकेशन प्रोसेस है। आप बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं कि भाई आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू घट रही है, वो हमारी कॉस्ट बन रही है, तो उसको किस तरह से मैं उसको एलोकेट करूँ, किस तरह मैं उसको बुक करूँ। ओके, इसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। अब सिस्टमेटिक तरीका जो है वो इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स तरीके से बताए हुए हैं कि किस तरह आप इसको डिप्रिशिएट कर सकते हैं। इट अफेक्ट्स द बैलेंस शीट एंड इट अफेक्ट्स द इनकम स्टेटमेंट ऑब्वियसली। दोनों चीज़ों पर दोनों आपकी जो इसकी जो एंट्री होगी वो दोनों इस पर दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बचाएगी। आपकी जो एंट्री होती है उसमें जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट हमेशा यही दो अकाउंट्स होंगे, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और कुमुलेटिव डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट पे जाएगा, एक्सपेंस पता है कि इनकम स्टेटमेंट पे जाता है, ठीक है, ये तो आप करते आ रहे हैं। और अकुमुलेट डिप्रिसिएशन क्या होता है भाई? अकुमुलेट डिप्रिसिएशन हम पढ़ चुके हैं। अकुमुलेट डिप्रिसिएशन इज़ अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है ये, ठीक है। ये एसेट की जो ग्रुप होता है, जो आपका जो फिक्स्ड एसेट है या नॉन करंट एसेट है, जो लॉन्ग लाइफ वाला एसेट है, उसमें जाके ये जाता है। जैसे आपका फर्नीचर, हमारा अहमद लिमिटेड में फर्नीचर था, मशीनरी थी, इक्विपमेंट था, तो इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह जैसे जैसे इस्तेमाल हो रही थी उनकी लाइफ घट रही थी, सही है ना। तो ज़ाहिर मतलब लाइफ घट रही, तो उसके अंदर फिर हमने उसको कैलकुलेट करा था अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन, यानी कि वो जो अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो अकाउंट होता है वो जमा करता रहता है जितना डिप्रिसिएशन होती है उस इक्विपमेंट की लाइफ टाइम में। उसकी जो आपका इक्विपमेंट जो है जब तक आपके पास वो इस्तेमाल हो रहा है, उसकी जितनी ज़िंदगी है, जब तक वो इस्तेमाल होता रहेगा उस वक्त तक उसमें वो अकुमुलेट करना, जमा करना, डिप्रिसिएशन जमा करते रहेंगे इस अकाउंट के अंदर, सही है। और अकुमुलेट डिप्रिसिएशन का मैंने कहा कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। कॉन्ट्रा क्यों कहा? कि ये जो एसेट अकाउंट होते हैं डेबिट करने से इंक्रीज़ होता है, राइट। अकुमुलेट डिप्रिसिएशन क्रेडिट करने से इंक्रीज़ होता है, क्रेडिट करके ये अपने आप को ये यानी कि ये एसेट के ग्रुप, जो एसेट ग्रुप होता है उसके उल्टा चलता है, सही है। सो कम्युनिटी डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एसेट के अंदर होता है लेकिन ये एसेट के उल्टा चलता है। कॉन्ट्रा है कॉन्ट्रेरी, उल्टा चलना, अपोजिट होना। तो ये आपकी जो आप डिप्रिसिएशन एंट्री जो करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में जो एंट्री करेंगे वो हमेशा जो आपकी होगी डिप्रिसिएशन की एंट्री होगी वो यही अकाउंट से ही होते हैं। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, ठीक है। अब नंबर्स क्या रिकॉर्ड होंगे वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके डिफरेंट आपके मेथड्स दिए हुए होंगे कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करके आपको, कौन सा तरीका इस्तेमाल करके क्या नंबर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ हम इंशाल्लाह सीखेंगे, देखते हैं कि आज कर सकें या ना कर सकें, तो इसकी रिकॉर्डिंग में आपको शायद मैं आपको दूँ। अच्छा, इट अप्लाइज टू 3 क्लासेस ऑफ नॉन करंट एसेट्स, लैंड इंप्रूवमेंट्स, बिल्डिंग इक्विपमेंट, सही है। सो जो नॉन करंट एसेट्स के ऊपर हम डिप्रिसिएशन करते हैं, 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिसमें नॉन करंट जो आपकी डिप्रिसिएशन इन्वॉल्व होती है, जिसको डिप्रिसिएशन करनी पड़ती है। कौन कौन सी? लैंड इंप्रूवमेंट्स। लैंड इंप्रूवमेंट्स में फॉर एग्जांपल क्या आ गई? पार्किंग लॉट, फेंस आपका स्टील का फेंस लगाएं, लकड़ी का फेंस लगाएं, किसी तरह का भी फेंस आप लगाएं, सही है। लैंडस्केपिंग, घास पौधे वगैरह जो लगाते हैं, जो आप कहते हैं ना थोड़ी अपनी खूबसूरती के लिए। ऑफिस जो होते हैं, जो इतना बड़े ऑफिस हों, जो यानी कि उस जगह जो होते हैं, यानी कि खाली जगह जो होती है ज़रा से यहाँ के ज़रा से हट की जगह, यानी कि आपकी यानी कि मेन शहर में ना हो, जो दूसरी जगह यानी कि साइट एरिया बिल्कुल अलग से ऐसी यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया हो, उस जगह पे आपका बने हुए हों, तो आपका जो कहीं कहीं पर यानी कि कोई खूबसूरती बनाने के लिए वो थोड़ा सा यानी कि
थोड़ा घास पौधे वगैरह लगाएंगे, वो जो घास पौधे वगैरह जो होते हैं वो लैंडस्केपिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लैंडस्केपिंग हो गई, फेंस हो गए, पार्किंग लॉट वगैरह जो हैं, ये इसमें आई पता कि जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें वो इसकी वैल्यू घट रही है, कम होती है। और आप कहेंगे इस्तेमाल फेंस कैसे इस्तेमाल हो रहा है, तो फेंस लैंडस्केपिंग किस तरह इस्तेमाल हो रही है, तो उसको देखें इस्तेमाल करने को ये नहीं कि उसमें कोई आप कोई यानी कि घास पौधा निकालेंगे और इस्तेमाल करेंगे, नो। उसमें होगा क्या कि ज़ाहिर बात है कि आपने घास पौधे लगाए हुए हैं, लैंडस्केपिंग करी हुई है, फेंसेस लगाए हुए हैं, तो उसके कोई ख़ास मकसद है आपके बिज़नेस के लिए, सही है ना। फेंस क्यों लगाते हैं भाई, कि भाई चोर डाकू वगैरह ना आ जाएं, सही ना। फेंस लगा हुआ है आपका प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। लोग बाहर के लोग जो हैं एक तरह से आपको बता रहे हैं कि भाई ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा प्लॉट है, सही है ना। तो आपने फेंस लगा के दिखाया हुआ है कि इसमें बाहर कोई भी अंदर नहीं सकता, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा एरिया है। लैंडस्केपिंग तो उसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए कि बाहर से लोग नहीं आ सकते, मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेरे लोग जो कस्टमर्स जो हैं वो सेफ़ रहें, इसलिए कि ये दिखा सकें कि भाई ये फेंसेस हैं, ये इसमें मेरा काम हो रहा है इसके अंदर। लैंडस्केपिंग कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ को देखने में अच्छा लगेगा, सही है, अच्छी जगह नज़र आएगी, तो हो सकता है कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, वो आएंगे, काम करेंगे, तो उनसे आप क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू कमा रहे हैं, सही है ना। तो रेवेन्यू जो कमा रहे हैं, ज़ाहिर बात है कि उसके बदले में जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंडस्केपिंग हो गई, पार्किंग लॉट वगैरह जो बने हुए हैं, पार्किंग गाड़ी की पार्किंग हो रही है या उस मोटरसाइकिल की पार्किंग की जगह बनी हुई है, तो वो सब तोड़ फोड़ हो रही है, उसकी वैल्यू घट रही है जैसे जैसे उसकी यानी कि लाइफ गुजर रही है, तो उसको आपको डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसके बदले में आप, जाहिर सी बात है कि आप रेवेन्यू कमा रहे हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करके, कमाई कर रहे हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करके। इसी तरह बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बिल्डिंग जो है आप इस्तेमाल करके, उस बिल्डिंग में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, वो आ रहे हैं, आपका रेवेन्यू कमाया जा रहा है, अभी कमाई हो रही है, लेकिन बिल्डिंग तरह है कि वो जिस तरह खड़ी हुई है तो उसकी वैल्यू आस्ते आस्ते घट रही है, सही है ना। उसको आपको उसके वेयर एंड टेयर हो रहा है, उसमें तोड़ फोड़ हो रही है आस्ते आस्ते, ठीक है ना। इसलिए आप उसको मुस्तकिल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जिस तरह आप लोग घरों में घर अगर आप रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करें, बिल्कुल छोड़ दें, तो क्या होगा, हर जगह से देखेंगे पेंट उतरना शुरू हो जाएगा, दरवाजे टूटने शुरू हो जाएंगे, ये मसला हो जाएगा, राइट। आपको मुस्तकिल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते रहना पड़ता है, सही है, वरना तो आप घर जो है वो रहने की जगह नहीं बन सकेगा आस्ते आस्ते, वो 5 साल बाद 10 साल बाद यानी कि आप रह नहीं सकते उसके अंदर। उसी तरह आपका इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट जो है जिससे इस्तेमाल हो रहा है उसकी वैल्यू घट रही है, वो तोड़ फोड़ हो रही है उसके अंदर, तो आपको तो उसी तरह से तोड़ फोड़ हो रही है, तो आपको डिप्रिशिएट हो रहा है वो, तो डिप्रिशिएशन आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इट डज नॉट अप्लाई टू लैंड because land does not wear out and its usefulness and revenue producing ability does not decline over time, right? It does not apply to land, लेकिन land एक ऐसी एसेट है, एक ऐसा नॉन करंट एसेट है लैंड, ज़मीन, जिसको आप कभी डिप्रिशिएट नहीं करते। क्यों? इसलिए कि लैंड, अब लैंड यहाँ यानी कि अगर आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं तो खाली जो प्लॉट होता है, सिर्फ खाली लैंड, ज़मीन सिर्फ, सही है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर लैंड के उस ज़मीन के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है तो बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होगी, ओके। उस लैंड के ऊपर कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है आपने, क्रेन और या कोई बड़ा इक्विपमेंट रखा हुआ है, वो तो डिप्रिशिएट होनी है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम यहाँ सिर्फ चटियल मैदान, बेयर लैंड, सिर्फ यानी कि खाली प्लॉट, नथिंग एल्स, सही है, उस ज़मीन की बात की जा रही है, सही है। तो ज़मीन जो होती है उसको डिप्रिशिएट नहीं करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ आप कोई ज़मीन या प्लॉट ख़रीदते हैं, अगर आपने सिर्फ प्लॉट ख़रीदा है, सिर्फ खाली लैंड ख़रीदी है, तो आप उसको डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा प्लॉट जगह ली है जहाँ पर उसके ऊपर एक बिल्डिंग भी खड़ी हुई है, सही है, तो जो बिल्डिंग है उसको आप डिप्रिशिएट करेंगे, लेकिन लैंड को डिप्रिशिएट नहीं करेंगे, सही है। आपने लैंड का ही पैसा, ज़मीन का ही पैसा दिया है ख़रीदने के वक्त, आपने जो बिल्डिंग थी उसके ऊपर उसका ही पैसा दिया है, सही है, लेकिन बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करेंगे, लैंड को डिप्रिशिएट नहीं करेंगे आप, ओके। इसलिए कि बिल्डिंग तो आप तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, दूसरी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है और 10 दफ़ा दूसरी बिल्डिंग उस पर खड़ी की जा सकती है, लेकिन लैंड जो है वैसी रहेगी अपनी जगह पे, सही है ना। लैंड वहाँ से हरकत नहीं कर रही है, सही है। लैंड जो है उसकी यूज़फुलनेस ख़त्म नहीं होगी, उसका फ़ायदा हमेशा वैसे ही रहेगा, अनलेस कि कोई ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, ऐसा कोई नुकसान आपका हो जाए। फॉर एग्जांपल लैंड जो है, अब जैसे फसलें उस पर उग रही हैं, खुदा न खास्ता उस पर सैलाब आ गया, सही है, सैलाब आ गया, या ऐसा यानी कि नमकीन पानी या नमक फैल गया, नमकीन पानी का यानी कि उस यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि दरिया का पानी नहीं उस पर आया, बल्कि जैसे आपका ये इंडस डेल्टा जो है आपका, उसके ऊपर बहुत अभी बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम पैदा हो रही है कि जो समंदरी पानी है वो ऐसा अंदर आ रहा है, सही है। तो समंदरी पानी ज़्यादा कि नमक है, तो उससे क्या हुआ कि वो
जो अगर फसलों के उसमें घुस जाएगा, खेत में घुस जाएगा, आ जाएगा समुद्री पानी, तो वो नमक जो है वो फिर वो ख़राब कर देगा उस जगह को। फिर वो लैंड जो इस पर आप फसल उगा सकते थे, वो लैंड फसल उग नहीं सकती, वो ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो ज़मीन। तब आप लैंड की उसको राइट ऑफ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, अब लैंड की वैल्यू नहीं रही। लेकिन वो कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं कि ऐसा कोई नेचुरल कोई कहते हैं ना आफत आ जाना, बिल्कुल ही एक कुदरती आफत आ जाना, या फिर अर्थ को एक जलजिला आ गया। अब जलजिला आ गया तो सारी बात है कि अब हो सकता है कोई ज़मीन अब टूट रही हो, वहाँ आप कोई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते उस जगह को, इसलिए तो अगर ऐसा कोई हालत हो रही है तो वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आम तौर पे नॉर्मली यूजुअली लैंड जो है उसको आप डिप्रिशिएट नहीं करते हैं, इसलिए कि आप लैंड जो है वो 10 दफ़ा आप बिल्डिंग हटाएं, 10 दफ़ा उस बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग खड़े करें, 10 दफ़ा कंपनी चली जाएगी, दूसरी कंपनी आ जाएंगी, लैंड अपनी ज़मीन वैसी रहेगी अपनी जगह पे, उसको वैसे इस्तेमाल करते रहेंगे आप। तो लैंड की जो है वो कभी जो अफादियत है, जो फ़ायदा मंद जो देती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती अनलेस कि कोई कुदरती आफत आ जाए। इसलिए लैंड को डिप्रिशिएट नहीं करते हैं। बाकी जितनी आपकी जो बिल्डिंग इक्विपमेंट, लैंड के ऊपर जो पार्किंग लॉट बना हुआ है, लैंड के ऊपर जो फेंस लगा हुआ है, लैंड के ऊपर जो लैंडस्केपिंग हुई हुई है, उसको हम डिप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन आपको आगे सवाल दिए जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें करनी मालूम होंगी, उसके अंदर आपको 3 इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इस 3 चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के बाद ही आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके नंबर 1 कॉस्ट। सही बात है कि जो एसेट की कॉस्ट है, एसेट की जो परचेस प्राइस जो कॉस्ट है, उसी से तो वो तो आपको मालूम होना ज़रूरी है ना, तभी तो आप उसकी डिप्रिसिएशन करेंगे, उसकी वैल्यू घटाएंगे। आपको उसके पहले तो पता तो चले कि वो किस प्राइस पे आपने ख़रीदा है, आपने किस कॉस्ट, आपने क्या पे करा है, तो ये आपके पास ये डिप्रिसिएशन, ये एसेट आपके पास आया है, ठीक है ना। इसी वजह से हमने पिछले हफ्ते यानी कि आई थिंक ऑन ट्यूसडे हमने बात करी थी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सही है, इसी कॉस्ट की वजह से। ये कॉस्ट जो होता है ना, ये इसकी वजह से हमने बात करी थी कि कॉस्ट जो है ये सही तरह से आपको मालूम करना पड़ेगा। इसी की हमने प्रैक्टिस करी थी कि जो मशीन ख़रीद रहा है, कराची से मशीन जा रही है लाहौर, तो उसको जो मशीन ख़रीदी जा रही है उसके साथ ये चीज़ उसको ये कॉस्ट सही तरह से मालूम करनी होगी कि मेरी टोटल कॉस्ट क्या है, ताकि मशीनरी में उसको डेबिट करा था हमने 1,22,000, राइट। आपको शायद याद हो, ये सब एंट्री हमने जो करी थी ट्यूसडे को, इसकी वीडियो आज इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो अगर ये एंट्री आप इसी तरह से नहीं करेंगे, अगर मशीनरी का डेबिट जो आपने 1,22,000 करा है, अगर हम उसका वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो नुकसान क्या होगा, क्या आपके फिर डिप्रिसिएशन गलत बन हो जाएगी, सही है। तो इसलिए ये कॉस्ट निकालना, सही कॉस्ट निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कॉस्ट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ द एसेट टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। देन यूज़फुल लाइफ। अब यूज़फुल लाइफ जो है, अब इसके अंदर बात की जा रही है यूज़फुल लाइफ के अंदर कि वो आप अब जब सामान IFRS कहता है, अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं कि आपको डिप्रिसिएशन करनी है, सही है, किस तरह करनी है वो आपका मसला है, करनी है, सही है, कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है वो आपका मसला है, सही है। अब जब डिप्रिसिएशन करने बैठेंगे आप, तो मसला क्या होगा कि आपको कॉस्ट तो मालूम है, लेकिन आपको डिप्रिसिएशन करने के लिए टाइम भी चाहिए कि भाई कितने साल हम इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम अगर उसको 5 साल इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप करेंगे एक, इसलिए कि डिप्रिसिएशन तो एक रेट है कि भाई पर महीना या पर साल इतना घट गया, सही है, इतना वैल्यू उसकी घट गई, सही है। तो अब उसकी वैल्यू अब जो रेट है वो रेट मालूम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, उसमें होता है कि पर ईयर, पर मंथ, पर ईयर या पर मंथ का रेट हिसाब से आप निकालेंगे, तो वो आपको वो यूज़ के लिए यूज़फुल लाइफ निकालेंगे कि जब आप ख़रीदते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि भाई ये इस बिल्डिंग को, इस इक्विपमेंट को हम कितने साल इस्तेमाल करेंगे, सही है। अगर हम 5 साल इस्तेमाल करेंगे, 10 साल इस्तेमाल करेंगे, 20 साल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से अहमद लिमिटेड के अंदर भी हमने ये करा था काम, सही है ना। हाँ, उसने हमें बता दिया गया था कि भाई अहमद जब वो मशीन ख़रीदी या जो ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा, जो फर्नीचर ख़रीदा, तो उसने कहा था कि 5 से 10 साल इस्तेमाल होगा, सही है ना। मशीनरी और फर्नीचर 10 साल इस्तेमाल होगा और ऑफिस इक्विपमेंट 5 साल इस्तेमाल होगा। तो उसके हिसाब से फिर हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी कि भाई पर ईयर कितना डिप्रिसिएशन हो रही है और फिर पर महीना कितना डिप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। तो आपको अब मसला क्या होता है कि जब कंपनी मैनेजमेंट जो है, कंपनी ख़रीदती है कोई भी एसेट, तो ज़रा बात है कि
हम इंसान को तो अगले सेकंड का नहीं पता है, अगले लम्हे का हमें कुछ पता ही नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, मसला ये है कि अब डिप्रिसिएशन करनी है, और डिप्रिसिएशन करने के लिए आपको मालूम होना है कि आप कितना साल इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको फ्यूचर का पता ही नहीं है। आपको ये पता ही नहीं कि आप कितने साल एक बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे या इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कि आप 1 महीने बाद बैंकरप्ट हो जाएं, बिजनेस ही ख़त्म हो जाए, सही है, लेकिन ये बात आपको ये पता ही नहीं है। 6 महीने बाद बिजनेस ख़त्म हो जाए, साल भर बाद बिजनेस ख़त्म हो जाए, लेकिन जब आपने वो चीज़ इक्विपमेंट ख़रीदा, आपने बिल्डिंग ख़रीदी, तो आपने कह दिया कि हम इस बिल्डिंग को 20 साल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई 20 साल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसलिए डिप्रिसिएशन हमें करनी है, वो तो IFRS रूल कह रहा है कि डिप्रिसिएशन करनी है। तो 20 साल इस्तेमाल करने के लिए आपने कह दिया यूज़फुल लाइफ इस बिल्डिंग की 20 साल होगी, हम 20 साल इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, 20 साल इस्तेमाल करके हमसे रेवेन्यू कमाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगले महीने का कुछ नहीं पता है, अगले साल का कुछ नहीं पता है आपको, सही है। तो क्या होता है कि फिर ये क्या करेंगे, आप जो 20 साल के जो वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स अ एस्टिमेट, ये गेस है। ठीक है ना, एक गैस है। हो सकता है कि आप 20 क्या हो सकता है कि आप 20 साल जब पहुँचे, 20वां साल पहुँचे, तो हो सकता है यार अभी ये बिल्डिंग अच्छी खासी खड़ी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छी खासी है, इसको तो हम अभी 10 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप उसको रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये अकाउंटिंग में बहुत डेप्थ में चला जाएगा, हम यहीं पढ़ेंगे, रीवैल्यूएशन वगैरह नहीं पढ़ेंगे हम इस कोर्स के अंदर, ये तो एक एडवांस अकाउंटिंग रूल है ये सब, लेकिन रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। ये आप जो मैंने आपको पहला असाइनमेंट दिया था एनुअल रिपोर्ट वाला, तो अगर आप उस एनुअल रिपोर्ट में दोबारा जाएँ और देखें अपने कंपनी एनुअल रिपोर्ट, तो हो सकता है कि आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये नज़र आए, रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से नज़र आए, सही है, रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन सरप्लस, कि हमने रीवैल्यू कर लिया, कि हमने देखा कि भाई हमने जब एसेट 20 साल का हो गया था पुराना, तो उसको हम फेंकते, लेकिन देखा कि यार अच्छा खासा तो खड़ा हुआ है, हमें अभी ज़रूरत भी इस एसेट की है, और ये एसेट अभी भी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो हमने फिर उसको रीवैल्यू कर दिया, यानी उसकी डिप्रिसिएशन की जो लाइफ थी उसको हमने कम कर दिया। जहाँ हम उसको 20 साल पर डिवाइड कर रहे थे, 20 साल पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, हमने उसको अब 30 साल पे 30 ईयर्स पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, डिप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कम होगा, तो आपका सरप्लस आ जाएगा, गेन हो जाएगा, आपका कुछ आपको फ़ायदा प्रॉफिट हो जाएगा एक तरह से। तो वो सब आप देखेंगे उसके अंदर चीज़ें होती है। अब कैसे करते हैं वो सब काम, ये आपका मसला नहीं है, ये आप आगे इंशाल्लाह, इस कोर्स में मसला नहीं है, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या ये अकाउंटेंट्स को पढ़ना होता है, लेकिन कब पढ़ेंगे वो ये हम बाद में देखेंगे, ये अभी इस कोर्स का मसला नहीं है ये। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, अब ये बढ़ भी सकती है और ये कम भी हो सकती है। हो सकता है कि जो बिल्डिंग है, वो जो चीज़ है, वो आप जिस मशीन है, आप उसको शायद आपने सोचा आप 10 साल इस्तेमाल करेंगे, 20 साल इस्तेमाल करेंगे, आप हो सकता है 15 साल में वो ख़राब हो जाए। क्यों भाई, अब उसकी वो एक तो इसलिए वजह से कहा जा रहा है कि एस्टिमेट है ये। अब उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं, हो सकता है आपने किस तरह इस्तेमाल करा उसको, बेध्यानी में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, सही तरह से इस्तेमाल नहीं की जाती है, वो एक अच्छी चीज़ भी फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। और जो ख़राब चीज़, जो अगर आप सेकंड हैंड भी कोई चीज़ लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, ख्याल से इस्तेमाल करेंगे, तो वो ज़्यादा दिन चलती है। ठीक है ना, तो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप कैसे करवा रहे हैं, कितनी मुद्दत पे करवा रहे हैं, सही है। एक नई गाड़ी ख़रीदते हैं आप, लेकिन कभी आप उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ही नहीं करवाते, तो वो गाड़ी फ़ौरन ख़राब हो जाएगी। और एक आप पुरानी गाड़ी भी ख़रीदते हैं, लेकिन आप उसकी प्रॉपर तरीके से आप उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाते रहते हैं, हर महीना हर 2 महीने पे रिपेयर मेंटेनेंस करवाते रहते हैं मैकेनिक के पास जाके, तो एक पुरानी गाड़ी भी काफ़ी दिन चलेगी आपके पास, सही है ना। तो यूज़फुल लाइफ जो है वो एक एस्टिमेट है। सही, आपने ख़रीदा तो आपको सोचना पड़ता है कि कितना साल इस्तेमाल होगा, हो सकता है ना हो इतना इस्तेमाल, हो सकता है ज़्यादा इस्तेमाल, हो सकता है कम हो, लेकिन आपको वो एस्टिमेट लेना पड़ता है। उसी वजह से वो एस्टिमेट बन जाता है कि आप गेस कर रहे हैं कि मे बी इतना साल ही चल जाएगा। फिर हमारा आता है सैल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू। ओके, सैल्वेज और रेजिडुअल वैल्यू जो है, अब क्या होता है कि ये भी एक एस्टिमेट है। वंस अगेन इट इज़ एन एस्टिमेट। और एस्टिमेट क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जब सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, कि अब आपने जब कुछ चीज़ खरीदी, एसेट खरीदा, तो अब आपके पास उसका एक नंबर आ गया कि भाई कितने का ख़रीदा आपने, कॉस्ट आ गई। अब आपको एक निकाल लिया कि भाई कितने साल हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आप ये भी सोच सकते हैं, उसमें हो सकता है कि अभी सोचें कि हम इसको इतने 10 साल में इस्तेमाल करके जब हम इसको दोबारा बेचेंगे या इसको फेंकेंगे, तो हमें इतना पैसा मिल जाएगा। हो सकता कुछ भी ना मिले, हो सकता मिल भी जाए, सही है। तो फिर आपको जो वो भी एक एस्टिमेट है। इसलिए क्या ज़्यादा आपको नहीं पता कि 10 साल बाद जब ये एसेट आप रिटायर करेंगे, उसको फेंकेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो हो सकता है कुछ पैसा मिल जाए आपको, और हो सकता है कुछ पैसा ना मिले,
सही है। तो वो डिपेंड करता है, तो उसकी वो कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, यानी कि वो जो पैसा मिलना है ना आखिर में, उसकी लाइफ ख़त्म हो गई, आपके पास अब उसकी आपको ये मशीन इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ये बिल्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी है, आप इसको डिस्पोज कर रहे हैं। तो जब डिस्पोज कर रहे हैं तो आज आप यानी कि एक तरह से समझ लें आप कबाड़ियों को दे रहे हैं, तो जो सामान पुराना सामान आप सब पास आकर ले जा रहा है आप उसको, तो वो भी कुछ पैसा देता है आपको, ठीक है ना। वो जो पैसा दे रहा है ना, हो सकता है कि वो हो सकता कुछ पैसा दे, हो सकता कुछ भी ना दे, हो सकता जितना पैसा आपने सोचा था कि इतना पैसा मुझे मिलेगा, हो सकता कम मिले या उससे ज़्यादा मिल जाए, सही है। तो उसको उस जो पैसा मिलने वाला होता है ना, जो लाइफ के बाद उस चीज़ को अपनी लाइफ इस्तेमाल कर ली, अब इस्तेमाल करके जो आप जब उसको डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो जो पैसा मिलने वाला है उसको कहते हैं सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जिस उसकी वैल्यू बच गई आखिर में उसकी लाइफ के एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने बात करी कि ये एस्टिमेट है, हो सकता कुछ पैसा मिले, हो सकता ना भी मिले, जितना आपने सोचा था पैसा मिलने का उससे ज़्यादा मिले, उससे कम मिले, तो इट्स एन एस्टिमेट, सही है। अभी एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से जो आपकी जो 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त, उसमें से एक ही चीज़ जो है कॉस्ट, वही आपके पास ऑब्जेक्टिव नंबर है, वही उसमें एस्टिमेट नहीं है, वही एक आपके पास उसकी रसीद है, आपके पास उसकी आपकी आपका क्या कहेंगे हार्ड कॉपी एविडेंस है, सही है, हार्ड कॉपी में एविडेंस उसके पास मौजूद है कॉस्ट का सिर्फ, इसलिए कॉस्ट जो आपकी हो चुकी है ऑलरेडी, आप उसको पे कर चुके हैं। यूजफुल लाइफ और सैल्वेज वैल्यू है वो फ्यूचर में है, कितना लाइफ इस्तेमाल करेंगे आप, और इस्तेमाल करने के बाद उसको आप फेंकेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू, वो आपको इस फ्यूचर में है, तो वो दोनों एस्टिमेट नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग किस तरह की जाती है। मैं आपको ऑलरेडी ये स्लाइड तो पढ़ा ही चुका हूँ, इसकी एंट्री दिखा चुका हूँ कि एंट्री किस तरह की जाती है। अकाउंट हमेशा हमेशा हमारे यही रहेंगे, लेकिन सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे, नंबर चेंज होंगे बेसिस ऑन जो हम कैलकुलेशन करेंगे, सही है। डिप्रेसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और वो एक्सपेंस है तो वो रेवेन्यू डिडक्ट करता है, रेवेन्यू को कम करता है। क्युमुलेटिव डिप्रेसिएशन जो है वो एसेट की वैल्यू को घटाती है, एसेट की वैल्यू को कम करती है। आपसे पूछा जाएगा आगे जाके कहीं आपको क्वेश्चन में कि टेल अस द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट या नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट या एनबीवी ऑफ द एसेट। सही, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत अक्सर पूछा जाता है कि एसेट जो है उसकी कैरिंग अमाउंट क्या है या एनबीवी क्या है। एनबीवी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू क्या है एसेट की। इसका मतलब क्या है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, cost minus accumulated depreciation is the net book value of the asset। इसका मतलब बेसिकली है, बुक मतलब क्या है, बुक मतलब बुक ऑफ माई अकाउंटिंग बुक, यानी कि जो हमारा अकाउंटिंग लेजर है उसको कहते हैं ना बुक्स, अकाउंटिंग बुक्स कहते हैं उसको, सही है। अकाउंटिंग लेजर को बुक्स कहते हैं, सही है, हम लेक्चर 1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो अकाउंटिंग जो लेजर है उसको हम बुक्स कहते हैं। तो उस बुक्स पे, मेरे अकाउंटिंग लेजर पे, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर उस एसेट की वैल्यू क्या है, सही है। हो सकता है कि मार्केट में उसकी कुछ और वैल्यू चल रही हो, लेकिन मेरे पास कुछ और वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास की वैल्यू डिपेंड करती है काफ़ी सारे दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, कि मैंने कितने का वो ख़रीदा था, कितने साल में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसकी मैंने क्या सोचा हुआ है कि अगर बेचूँ तो मेरा पैसा क्या मिलेगा, सैल्वेज वैल्यू, जो इसकी फैक्टर्स हैं, सही है। तो इस फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए आप अक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर उस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो वो आपकी बुक्स पे बताएगा, आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए बताएगा कि आपका वो एसेट की वैल्यू क्या है। इसलिए कहते हैं, उसको कहते हैं नेट बुक वैल्यू, कि मेरी बुक्स पे, मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में उस एसेट की वैल्यू क्या है। अब वो मार्केट में उसकी वैल्यू हो सकता है डिफरेंट हो, सही है। मार्केट वैल्यू हम आगे पढ़ेंगे, मार्केट वैल्यू जो होती है वो अलग से जो आप मिले, हो सकता है कि उससे कुछ फ़ायदा हो जाए आपको, हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, सही है। अगर आप उस एसेट को मार्केट में बेचें इस्तेमाल करने के बाद, हो सकता है कि उससे आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, हो सकता है कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है। वो डिपेंड करे वो आपका गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे डिस्पोजल के अंदर, वो आएगा वो चीज़ डिस्पोजल के अंदर। तो ये हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1, ताकि अभी जो हम एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं इसमें आपको ये अभी मैं मेथड नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपका अंदर इसके अंदर, सही है ना। मेथड जो है वो आगे आएंगे, मेथड्स तो यहाँ आगे आएंगे। मैं आपको अभी सिर्फ सिखा रहा हूँ हाउ टू डू द जर्नल एंट्री, how to figure out the depreciation expense, how to figure out the accumulated depreciation, how to
डू चार्ट कैसे बनाएंगे उसका, उसकी जर्नल एंट्री कैसे आप कर बना सकते हैं, वो अभी मैं खाली वो सिखा रहा हूँ। इसलिए हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट देखा है, हम उसको हम बुक करेंगे। जर्नल एंट्री की फॉर्मेट इस तरह है, तो हम उसको कैसे जर्नल एंट्री पर कैसे बुक की जाती है। ओके, अच्छा। सो कैरिंग अमाउंट अभी से मैंने सीखी, तो कैरिंग अमाउंट देखेंगे, कैरिंग अमाउंट किस तरह कैलकुलेट करते हैं और वगैरह वगैरह। तो आपकी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो है उसको हम अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 है, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट 40,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ 2015. It has an expected life of 5 years. The annual depreciation charge is 8,000 rupees. सही है, इसलिए आपको ऑलरेडी बता दिया जा रहा है कि डिप्रिसिएशन कितना है, आपको कैलकुलेट करना से नहीं है इसके अंदर। सही है, इसलिए आप आपने मेथड सीखे ही नहीं है। मेथड तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग में आपके आएगा ये। तो एक जो आप कंपनी है उसने इक्विपमेंट लिया है और उसके पास इक्विपमेंट जो है वो 40,000 का इक्विपमेंट लिया है उसने, उसकी कॉस्ट 40,000 है। 2015 के बिगिनिंग यानी कि जनवरी में ख़रीदा है फॉर एग्जांपल उसने। सही है, और उसने सोचा, जब ख़रीदा तो सोचा कि ये इक्विपमेंट जो है 5 साल चलेगा। सही है, तो इसकी अब जर्नल एंट्री कैसे हम बुक करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री बुक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिप्रिसिएशन कितनी है, इसकी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितनी है। सही है, और फिर हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना, तो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, सो दिसंबर 31 को आप जर्नल एंट्री करेंगे। सही है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करना है, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट क्रेडिट करना है। ठीक है, और ये एंट्री हम अहमद लिमिटेड में लेक्चर 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं। सही है, फर्नीचर के लिए, इक्विपमेंट के लिए और ऑफिस इक्विपमेंट के लिए, फर्नीचर के लिए, मशीनरी के लिए हमने कर चुके हैं ये एंट्री। सही है, इसके हम टी अकाउंट भी बना चुके हैं, वहाँ पर हमने करा था, सब कर चुके हैं इसका काम। तो एक तरह से रिवीजन होना चाहिए आपके लिए यहाँ पे अभी तो, इसलिए कि अभी हमने मेथड तो सीखा ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ जर्नल एंट्री वगैरह सीख रहे हैं किस तरह करते हैं। तो 40,000 की वो चीज़ है, 5 साल में इस्तेमाल हो जाएगी वो। और उसने कहा है कि उसने बताया दिया ऑलरेडी कि उसके डिप्रिसिएशन कितना है, 8,000 रुपये है। सो पर साल, 1 साल में वो 8,000 के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो रही है। तो आपको अमाउंट बता दी गई है, तो आपने अमाउंट कैलकुलेट कर ली। सही है, अमाउंट आपने डाल दी 8,000 रुपये। सही है, इसको आप बाद में सीखेंगे। इसको कहते हैं, ये कैलकुलेशन जो की गई थी ये है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। ये हम अभी सीखें, ये आज नहीं सीखेंगे, रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, लेकिन ये हम सीखेंगे कि हाउ टू ये नंबर आया कैसे, 8,000 किस तरह आया। सही है, तो ये एक्चुअली इसका मेथड है और मेथड हम बाद में सीखेंगे। बेसिकली जो आपको 40,000 बताया गया, 40,000 डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 8,000। सही है, ये इस तरह 8,000 आया है। सही है, 40,000 उसकी कॉस्ट है और डिवाइड बाय 5 ईयर्स, 5 साल इस्तेमाल होगा तो हर साल कितना उसकी वैल्यू घट गई, 8,000 के हिसाब से घट गई वैल्यू, डिप्रिशिएट हो गया वो। सही है, और अहमद लिमिटेड के अंदर भी हमने लेक्चर 3 में भी अंदर इसी तरह ये हमने स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करते हुए इसी तरह हमने काम करा था। 15,000 से डिवाइड करा था, 10,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स, 15,000 डिवाइड बाई 10 ईयर्स और 40,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स, इसी तरह हमने काम करा था उसमें भी अंदर। ठीक है ना, अच्छा। तो अब आपने जर्नल एंट्री बुक कर ली, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आप इसकी उसको पोस्टिंग करेंगे। सही बता, हम पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम उसकी पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग के बाद इसका ट्रायल बैलेंस बनता है वगैरह वगैरह। अब वो तो मैं ट्रायल बैलेंस वगैरह तो हमने यहाँ नहीं बनाएंगे, वो तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए अब। और इंशाल्लाह जो अगले हफ्ते हमारा जो 5 दिन बाद जो हमारा क्विज़ होगा ट्यूसडे को, वो अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर ही क्विज़ है। तो यू शुड नो योर अकाउंटिंग साइकिल वेल इनफ। सो तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब आपने डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है भाई, वो हम डेबिट कर रहे हैं 8,000। तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो टी अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे हम 8,000 लिख देंगे। ठीक है ना भाई, और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन हम क्रेडिट कर रहे हैं 8,000, तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के जो टी अकाउंट है उसका क्रेडिट साइड, जो राइट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है राइट, तो उस पर हम 8,000 लिख देंगे। ठीक है, पोस्टिंग हो गई हमारी। ठीक है, 2015 का हो गया। फिर 2016 में आते हैं। सही है, 2016 में भाई 2016 में आपको बता दिया गया है कि भाई एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है, 8,000, यानी कि हर साल 8,000 के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो रही है। तो सही है, फिर 2016 में भी 8,000 के हिसाब से हम उसको डिप्रिशिएट कर देंगे। ठीक है, इसलिए कि कॉस्ट अभी भी 40,000 है उस चीज़ की, और हमने कहा था 5 साल तक चलेगी वो चीज़। सही है, वो 8,000 अभी भी 8,000 है। अच्छा, तो फिर क्या होगा कि आप 8,000 है तो सही है, आप उसकी पोस्टिंग कर दें। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 8,000 हुआ है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को अकाउंट को हम 8,000 डेबिट कर दें। ठीक है भाई, अब ये 8,000 कहाँ से आ गया यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर। तो अब आपको कुछ याद, बैक टू लेक्चर 3 हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सपेंस अकाउंट होता है वो किस पे जाता है, इनकम स्टेटमेंट पे,
और इनकम स्टेटमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट, वो हर पीरियड के बाद क्लोज करना पड़ता है। क्लोजिंग एंट्री हम सीखे थे उसके अंदर, सही है। तो क्योंकि क्लोज करना पड़ता है, इनकम और एक्सपेंस के, रेवेन्यू और एक्सपेंस के अकाउंट टेम्प्रोरी अकाउंट होते हैं, उनको आपको हर पीरियड के बाद उनको क्लोज करना पड़ता है क्लोजिंग एंट्री करके, सही है। इनकम समरी हमने करी थी वगैरह बनाई थी, राइट। तो 2015 का जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस वाला अकाउंट है वो तो एक्सपेंस अकाउंट है, इसका मतलब है कि वो हमने क्लोज कर दिया था 2015 के बाद। 2016 में फिर हमने एक नया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनाया, तो जाहिर बात है कि उसकी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस का जो बिगिनिंग बैलेंस है ही नहीं, वो तो जीरो था 2016 में, तो फिर 8,000 हमने फिर डाल दिया उसके अंदर, सही है, 2016 की एंट्री करके। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन किस पे जाता है? बैलेंस शीट के ऊपर, रिमेंबर, सही है ना, बैलेंस शीट का ये अकाउंट है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। क्योंकि ये डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट का अकाउंट है, तो बैलेंस शीट वाले अकाउंट हमें पता है कि परमानेंट अकाउंट होते हैं, वो कभी क्लोज नहीं होते हैं, राइट। सो और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का नाम क्या है? अक्यूमुलेट, यानी कि जितनी डिप्रिसिएशन इस इक्विपमेंट की लाइफ टाइम में, जिंदगी में होती रहेगी, ये अकाउंट जो है ये उस डिप्रिसिएशन को जमा करता रहेगा, तो उसको क्लोज कर ही नहीं सकते हर साल के बाद, सही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अब इसमें क्या हुआ कि जो, क्योंकि क्लोज तो करा नहीं आपने, बैलेंस शीट का अकाउंट है, क्लोज नहीं हुआ ये, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो पिछले साल का जो एंडिंग बैलेंस है वो हमारे इस साल का 2016 का करंट बिगिनिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। तो पिछले साल का 2015 का जो एंडिंग बैलेंस है वो 2016 का बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और अब क्या हुआ कि अब आप लिखेंगे कि सही है, अब जो हमने जर्नल एंट्री करी 2016 में, उसमें हमने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को क्रेडिट करा है 8,000, तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का टी अकाउंट जो है उसमें 8,000 हम क्रेडिट कर देंगे, तो आपका क्या टोटल आ गया? अब आपका टोटल हो गया 16,000। इसकी मैं इसलिए ये वजह बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो क्या करेंगे कि जब जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा ना, जो नए होते हैं अकाउंटिंग पढ़ पहले मरतबा पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है, वो ये समझते हैं कि क्योंकि पहले साल डिप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों क्योंकि सेम बैलेंस था, तो आगे जाकर भी हमेशा ये सेम बैलेंस रहेंगे, नहीं, सही है। सिर्फ पहले साल, सिर्फ और सिर्फ पहले साल में अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो होती है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है, उन दोनों का एंडिंग बैलेंस सेम आएगा, सिर्फ पहले साल के अंदर। उसके बाद उसके आगे जितने पीरियड्स होंगे, अगले साल वगैरह जितने होंगे, उसमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होगा और अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, उनका बैलेंस डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंस के अंदर कोई बिगिनिंग बैलेंस नहीं होता, सही है। इसलिए कि हमेशा हर साल हर पीरियड में आप एक नया डिप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट खोलेंगे। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इक्विपमेंट जो होता है वो आप बार बार हर साल नया नहीं खोलते हैं, वो उस इक्विपमेंट का, वो जो चीज़ है एसेट का, उसका डिप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो अकाउंट है वो उस वक्त वैसे ही रहेगा और चलता रहेगा, कंटिन्यू काम करता रहेगा जब तक वो चीज़ हम बेच नहीं देते या डिस्पोज नहीं कर देते, सही है। उसमें वो सारी डिप्रिसिएशन जब अक्यूमुलेट होती रहेगी, जमा होती रहेगी, सही है। तो इसी को अब सवाल पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। तो हमें कैरिंग अमाउंट भी ढूंढनी है और हमें 2015 के लेजर अकाउंट जो है इक्विपमेंट के, इक्विपमेंट में 2015 में क्या बैलेंस है, 2016 में क्या बैलेंस है, हमें ये भी बताना है। हमें अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का जो लेजर अकाउंट है 2015 में, उसमें कितना बैलेंस हमें ये बताना है, 2016 में उसका कितना बैलेंस हमें ये भी बताना है। और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है, यानी कि हम जो इनकम स्टेटमेंट में डाल रहे हैं, उसका 2015 में क्या बैलेंस है और 2016 में क्या बैलेंस है, हमें ये भी बताना है, ठीक है। तो ये इसके लिए मैंने ये चार्ट बनाया आपके सामने, सही है, एक चार्ट बना हुआ है 2015, 2016, 2017, 18, 19। हमें तो सिर्फ 2 साल का क्वेश्चन पूछा गया, 2015 और 16 का बताना है, लेकिन मैंने आगे भी कर दिया कि 5 साल तक ये चीज़ चलेगी, तो आपको मैं चीज़ें दिखा दूँगा टोटल कैसे नज़र आएगा, ये मुकम्मल तस्वीर कैसे इसकी नज़र आएगी। तो इक्विपमेंट, अब बैलेंस क्या, इक्विपमेंट का बैलेंस क्या है? अब इक्विपमेंट जो है उसका बैलेंस तो वही है, इक्विपमेंट अकाउंट जो है वो हमने जब ख़रीदा था तो हमने इक्विपमेंट डेबिट करा था 40,000 पे, तो 40,000 2015 में 40,000 है, 2016 में उसका बैलेंस 40,000 है, 2017 में उसका बैलेंस 40,000 है, उसका बैलेंस हमेशा वही रहेगा, सही है। इसलिए इक्विपमेंट की वैल्यू घट रही है, लेकिन जो वैल्यू घट रही है वो जा रही है एक दूसरे अकाउंट में बुक हो रही है, वो बुक हो रही है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के अंदर। तो इक्विपमेंट अकाउंट जो ओरिजिनल अकाउंट है वो तो वैसे ही है, उसकी वैल्यू तो वही 40,000 पर रखे, हमने रिकॉर्ड रखी हुई है, ठीक है। उसमें तो हम उसको हम इक्विपमेंट को तो हम क्रेडिट कर नहीं रहे हैं कहीं पर,
हम क्रेडिट कर रहे हैं अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन को, उसके अंदर डिप्रिसिएशन पैदा हो रही है, सही है। तो डिप्रिसिएशन जमा हो रही है। तो अब 2015 में लेजर बैलेंस क्या था भाई, 2015 में लेजर बैलेंस हम देख लें ऊपर जाके, 2015 का जो टी अकाउंट है उसका बैलेंस है 8000, ठीक है। 2016 में लेजर बैलेंस क्या है, 2016 में लेजर बैलेंस है 16000, ठीक है। 2017 में क्या है, आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा, सही ना। अब हर साल 8000 से बढ़ रहा, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा होगा 2016 में, 16,000, 2017 में क्या होगा 16,000 प्लस 8000 बढ़ जाएगा, 2017 की डिप्रिसिएशन आ जाएगी उसके अंदर, सही है ना। 16,000 हमने लिया पिछले साल तक का था, प्लस 2017 का 8000 डिप्रिसिएशन आ गई, तो 24,000 हो गया। फिर 2018 में पहले से 24,000 था जमा, उस डिप्रिसिएशन ऑलरेडी जमा हुई भी है, उसके कुमुलेट हुई भी है उसके अंदर, प्लस 8000 और डिप्रिसिएशन हो गई 2018 के अंदर, तो 32,000 हो गया। फिर पहले से 4 साल का, पिछला 4 साल का डिप्रिसिएशन हमने कर चुके हैं, तो उसका बैलेंस जमा हुआ है 32,000, प्लस 2019 में हमने 8000 डिप्रिसिएशन, 8000 की डिप्रिसिएशन और बुक कर दी, अब टोटल बैलेंस क्या हो गया 40,000। तो 8,000 के हिसाब से ये इंक्रीज होता रहा, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ये होता है, ये बहुत ईजी मेथड होता है, ये हम सीखेंगे वैसे इंशाल्लाह थ्रू वीडियो। तो अब कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू निकालनी है आपको, सही है। कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं इसको, एनबीवी भी कहते हैं, या उसको आप पूरा फॉर्म लेकर लिखें तो नेट बुक वैल्यू लिखते हैं आप उसकी, सही है। तो नेट बुक वैल्यू कह लें या एनबीवी कह लें या कैरिंग अमाउंट कह लें, एग्जाम में कहीं आए तो बैठे बूम नहीं तकते रहें कि सर ये कैरिंग अमाउंट क्या ये नंबर चीज़ होती है, या नेट बुक वैल्यू का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल होता है, या एनबीवी क्या होता है, सही है। इसलिए मैंने सर चीज़ लिख कर दिखा दी आपको वहाँ पर। तो कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन। हमारी कॉस्ट क्या है 40,000 माइनस अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन, तो हमारी आ गई कि पहले साल में, क्योंकि वो सामान जो लिया था, इक्विपमेंट लिया था 40,000 का, लेकिन हमने 8,000 के हिसाब से हमने उसकी वैल्यू घटा दी, कम कर दी, डिप्रिशिएट कर दिया, तो उसकी जो मेरी बुक्स पे, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे उस इक्विपमेंट की वैल्यू क्या हो गई 32,000। हो सकता है कि मार्केट में 32,000 ना हो, मार्केट में हो सकता है कि 15,000 उसकी वैल्यू हो अब, या हो सकता है उसकी वैल्यू अब 50,000 हो गई हो, बढ़ भी हो गई, कम हो गई हो, वॉट एवर। लेकिन हमें मार्केट से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि मेरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में 40,000 का लिया था, 8,000 के हिसाब से वो उसकी वैल्यू घट गई है, तो 32,000 उसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो ये हमने 40,000 माइनस 8,000 कर दिया, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन, ठीक है। इसी को हम फार्मूला आगे कॉपी कर देते हैं। तो देखते हैं क्या हुआ दूसरे साल क्या हुआ। अब जैसे देखें डिप्रिसिएशन बढ़ रही है, अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है, अब कॉस्ट तो स्टक एक ही जगह पे है ना, कॉस्ट तो चेंज नहीं हो सकती, जिस पर आपने खरीदा था ओरिजिनल वो तो वही प्राइस रहेगी, वो तो चेंज नहीं होती रहेगी। लेकिन जैसे अब क्या हुआ कि आपकी डिप्रिसिएशन जो है वो अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन मुस्तकिल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो नेट बुक वैल्यू है वो कम होती जा रही है, जैसे साल गुजर रहे हैं उसकी उस इक्विपमेंट की वैल्यू घट रही है, कम होती जा रही है। तो 24,000, 16,000, 8,000, और 2019 में क्या हुआ 0, इसलिए कि जो जितनी चीज़ मैंने खरीदी थी 40,000 की, उतना ही मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो जाहिर सी बात 40,000 ने इस्तेमाल भी कर लिया, वो डिप्रिशिएट भी हो गई उतना, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू अब कुछ नहीं बची है, 0 हो गई उसकी वैल्यू, 0, सही है। 40,000 का सामान, 40,000 का हमने उसको यूज़ कर लिया, 0 बच गया उसके पास, मेरे पास वैल्यू, सही है। अब मैं अगर इस मशीन को बेचूं और अगर कोई मुझे जिसको मैं बेचता हूँ मुझे कुछ पैसा देता है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा गेन हो गया उसके अंदर, गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सही है। वो हम इंशाल्लाह डिस्पोजल के अंदर पढ़ेंगे, ओके। और अगर मैं बेचूं और कुछ पैसा नहीं मिलता है, तो कोई मेरे पास तो वैसे उसकी वैल्यू 0 थी, पैसा भी कुछ नहीं मिला, ठीक है भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है। अच्छा, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हमारा है, बस ये आखिरी चीज़ है आज के लिए। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है हमारा भाई, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस तो हर साल इक्वल है हमारा, ठीक है ना। पिछले साल 2015 में 8,000 था, 2016 में 8,000 है, 2017 में 8,000 है, 2018 में भी 8,000, 2019 में 8,000, ठीक है ना। हर दिन हर 5 साल में 8 के हिसाब से बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो वो हमारा डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब ये आप जो है एग्जाम्पल 1 हमारी मुकम्मल हुई। अब और आज के लिए हमारा यही हमारा
बंद करता हूँ।